दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार की शाम खूनी संघर्ष में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। वारदात अमन विहार इलाके में उस वक्त हुई जब जॉनी और मयंक नाम के 2 युवक अपने एक साथी के साथ यहाँ तीसरे एक युवक की तलाश करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में इन युवकों ने मिलकर एक महिला और उसके बेटे पर हमला कर देते हैं। महिला और उसका बेटा घायल होता है, लेकिन उसी दौरान जो आसपास के लोग होते हैं वो उनका पीछा करने लगते हैं और पीछा करने के दौरान जो उनके पास चाकू होता है वो चाकू रास्ते में गिर जाता है। इसी दौरान एक नाबालिग बच्चे के हाथ में वो चाकू लगता है और उसी चाकू से दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पूरी घटना की तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस की जांच में पूरी घटना की तस्दीक की गई है और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर हत्या और हत्या की कोशिश का क्रॉस केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि मृतकों के परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों का किसी से कोई विवाद नहीं था और उन्हें नहीं पता है कि उनके बच्चों को क्यों मारा गया। ऐसे में पुलिस मामले की जांच अच्छे से करे। मयंक हमारा भांजा है जिसका मर्डर हुआ है। हमें नहीं पता किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। हमें तो बस खबर मिली थी फ़ोन पे कि उसकी कहीं पे चोट वोट लग गई है, बस इतना पता है। बाकी उसके बाद संजय गांधी अस्पताल गए, वहाँ जाके पता लगा कि उनका पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, बस इतना पता है। थाने में गए थे, एसएचओ साहब जो हैं वो कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी, जो भी उनके पास आएगा वो बताएंगे। वो नहीं पता है, कोई लेडीज आई थी एरिया में, नाम पूछते ही जोनी का घर कौन है, मेरे चाचा का लड़का हूँ। तो दुकान पे कोने पे दुकान है, वो दुकान वाले से पूछ रही थी। दुकान वाले ने हमारे को बताई कि जोनी है, ऐसे ऐसे कोई लेडीज ढूंढ रही थी इसको और उसकी संजय गांधी में चाकू वाकू मार रखे, वो संजय गांधी में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल आए तो यहाँ आके देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और पुलिस वाले लेके आए थे उसको। पुलिस वालों से पूछताछ करी हमने कि सर ये कहाँ कैसे घटना हुई, किसने मारा। तो वो ये बोल रहे कि अभी कुछ पता नहीं है, सेक्टर 20 के पास में अमन विहार एरिया, वहाँ पे ये घटना हुई है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां पर दहेज हत्या का मामला सामने आया। दिल्ली के इंदरपुरी में दहेज की मांग पर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत परिवार के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को होली चौक के दासघरा गांव क्षेत्र से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक महिला के बिल्डिंग से गिरने की सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल महिला को अस्पताल लेकर गई, जो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो सर ये 18 तारीख की बात है, करीबन 9:55 पे मेरी बड़ी दीदी के पास कॉल आया था मेरी बहन के फ़ोन से कि भाई दीदी मेरे को बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे को ये मार रहे हैं और आखिरी बार बस मेरी पापा से मेरी बात करा दो, मैं मिलूंगी नहीं दीदी, ऐसे करके उन्होंने बोला और झटपटा से एकदम फ़ोन छीन गया उनका ऐसा। और उसके बाद में जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा, उनका नंबर ही नहीं लगा और ना तो उनके पति को भी कॉल करा, देवरों को भी, उन्होंने किसी ने उठाया नहीं। उठाने के बाद जब वहाँ से उसी के जस्ट 7 या 8 मिनट बाद हमारे पास कॉल आता है उसके देवर का कि तुम्हारी बहन छत से गिर गई। काफी हम उसी टाइम रास्ते में ही थे जब हमारी बहन ने हमें कॉल किया था। जब हमने पहुंचे वहाँ पे देखा, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल में हमें मिलने नहीं दिया गया। हम हॉस्पिटल में गुहार लगाते रहे, हमें एक बार हमारी बहन से मिला दो, किसी ने नहीं मिलाया हमें हमारी बहन से। और महिला की शादी को 7 साल से कम वक्त हुआ था और साथ ही परिजनों के बयान के आधार पर दहेज कानून के तहत मामले की जांच शुरू की गई है। पुलिस जांच, परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इंदरपुरी थाने में दहेज हत्या का केस भी दर्ज हुआ है। मामले में पति राजू सिंह और उसके 2 भाइयों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से पति और एक भाई को गिरफ्तार किया गया है। पति के फरार एक और भाई की पुलिस तलाश कर रही है। महिला के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और उनकी बहन के साथ मारपीट किया करते थे।
मैं भाई हूँ। सर मामला ये था कि उसको शादी करी थी हमने 2 दिसंबर 2022 में। तब से 2-4 महीने के बाद ही उनकी डिमांड काफ़ी सारी थी शादी में कि हमें ये देना वो देना, लेकिन हमसे जितना हो सका हमने उनके लिए करा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हैसियत से ज़्यादा उनको दिया, पर फिर भी वो उसको हरासमेंट करते थे दहेज के लिए कि तुमने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, कैसी बाइक दी है, देख ये चीज़ें, ये वो ऐसे करके उसके साथ मारा पीटी भी करी थी। शादी के कुछ 6 महीने 7 महीने बाद उसके साथ मारपीट करी थी, जिसमें उसके कान का पर्दा फट गया था। तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि हमें मुझे मारा था। मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया था अपने वहाँ से ही, यूपी से ही। फिर उसके बाद में जब वो ठीक हो गया था, उसके बाद उसने बड़ी बहन को बताया था कि दीदी वो जो मेरे कान पे मारा था वो उन्होंने मारा था। और उसके 2 छोटे-छोटे देवर हैं जिनका नाम है सुमित और राजकुमार। वो दोनों भी उसको बहुत परेशान करते थे, गाली-गलौज देते थे और मारा भी था 1-2 बार दोनों। और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है। 9 दिनों के बाद भी जांच टीमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी पति समर्थ सिंह पर अब 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो दूसरी ओर कोर्ट ने एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि ट्विशा शर्मा की बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करके रखें और कोर्ट को इसकी जानकारी दे, क्योंकि ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्विशा की गर्दन के सामने के हिस्से पर 2 लाल रंग के खरोंच मिले हैं। बाएं हाथ के बाहरी हिस्से पर आई चोट के निशान हैं और बाई कलाई के जोड़ पर भी चोट के निशान मिले हैं और दाहिने हाथ की एक उंगली पर लाल रंग की चोट है। ट्विशा केस के वकील का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला बताता है कि कहीं ना कहीं ट्विशा के साथ यहां कुछ हुआ था जिसकी जांच जरूरी है। और दूसरी ओर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डीजीपी को पत्र लिखकर तत्काल और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। हमारे लिए एक तरीके से अच्छा भी है ये फैसला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत करा गया, जो केस डायरी उपलब्ध थी, जो पुलिस द्वारा प्रतिवेदन जमा करा गया, उन सब के अवलोकन के बाद न्यायालय ने इस बात को तो माना है कि कहीं ना कहीं सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज में ट्विशा शर्मा की मौत हुई है, जिसके लिए आरोपी जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सस्पेशन, पूरी प्रक्रिया, पूरे जो इन्वेस्टिगेशन चला, जो एम्स ने रिपोर्ट दी, सब पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि पार्शली हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी है। क्या एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट अलाउड किया है? एसएचओ को तत्काल रूप से ये आदेश पारित करे हैं, लेटर जारी करे हैं मजिस्ट्रेट ने कि आप तत्काल प्रभाव से बॉडी को प्रिजर्व करिए बेस्ट कंडीशंस में जो हो सकता है और न्यायालय को सूचित करिए। ठीक बात है। अब एसएचओ द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत करी जाती है उसका हमें भी इंतजार है। पर आपको दिल्ली एम्स में आपने जो मांग की थी उसे तो खारिज कर दिया गया। सर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माना ये मजिस्ट्रेट ने कि हाँ 2nd PM रिक्वायर्ड है, वो उनके ऑर्डर से लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थोड़ी सी जीत है, अच्छी जीत है। अब इसके बाद जो भी लीगल कोर्स होगा, ऑर्डर मिलने के बाद क्यों खारिज करा, डिटेल में ऑर्डर पढ़ के विक्टिम की फैमिली से बात करके अगर लगता है तो हम और ऊपर जाएंगे। इसी बात को तो आपको पत्र लिखा था पुलिस ने आप लोगों को कि हमारे पास -4 में अभी यहाँ पे फ्रीज किया गया है। सर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का तो शुरू से यही कि आप क्रिमिनेट कर दो, तो वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से अब क्योंकि न्यायालय में मामला आ गया है, न्यायालय ने एक दिशा निर्देश आदेश जारी करा है, तो अब एसएचओ साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपरली ऑर्डर जो भी उनका है वो कार्रवाई कर जमा करें। आखिरी सवाल, अब अगला कदम क्या होगा? अब सर ऑर्डर की कॉपी लेंगे, विक्टिम की फैमिली से बात करते हैं। अगर सबका कंसेंट है, सबका लीगल ओपिनियन है ऐसा और फैमिली का कंसेंट है कि हमको और आगे लड़ना है, तो हम जहां भी उचित प्लेटफॉर्म होगा वहां जाएंगे। तो ट्विशा शर्मा के इस मामले में कोर्ट की ओर से एक फैसला आया है जिसमें उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है और साथ ही आरोपी पति अभी भी फरार है जिसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और जिस तरह से ट्विशा शर्मा के वकील, उनके परिवार के वकील का ये कहना है कि वो ये चाहते हैं और उनकी मांग थी कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाई जाए और यही वजह कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कहा है। तो ट्विशा की सास को लेकर भी कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आई है और महिला आयोग की ओर से राज्य के डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारियों से कहा गया है कि इस पूरे मामले पे बिना किसी भेदभाव के काम किया जाए और सफाई के साथ इसमें काम हो। वहीं मामले में सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। परिवार का सीधा कहना है कि उन्हें यहां के प्रशासन पर भरोसा नहीं है। मामले में प्रभावशाली लोगों का दबाव है, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसे में परिवार केस दिल्ली शिफ्ट करने की मांग कर रहा है।
मकसद में कामयाब हो रहे हैं। ये बॉडी को डिकम्पोज करके किसी काम लायक नहीं छोड़ के रखे हुए हैं। हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इन आगे बढ़ ही ना पाए, अपने न्याय के लिए बढ़ ना पाए। हमने न्याय से वंचित करने की सारी प्रक्रिया चल रही है न्यायाधीशों द्वारा। यहाँ पर देखिए, एक बॉडी को डिले करना PM2 से और ये कहना कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ये और फिर एम्स का लेटर लिखना, ये सब बातें दिखाता है कि आप डिकम्पोज करके अपने कानून की आड़ में आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। यहाँ पर 15 तारीख के बाद में लिगेचर दिया जाता है ताकि पहले अक्यूज्ड को बेल मिल जाए। एंटीसिपेटरी बेल को दिलवाने के लिए ये उसी ग्राउंड्स पर आपने एक बेल रिजेक्ट की, एक बेल को आपने एक्सेप्ट किया। ये अपने आप में बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है ये, ताकि कल उस लेडी ने अक्यूज ने जाके टेलीविजन पर बोला कि हम जब उस लड़के को सबमिट करेंगे जब जुडिशियल रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मतलब उस लेडी को पता है वो कहाँ है, उसकी कस्टडी में। वो जब सबमिट कर सकती है तो वो आज भी कर सकती है। तो ये पुलिस क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रही है? क्यों वो घूम रही है साथियों से छेड़छाड़? वो कल भी कंज्यूमर फोरम के अपनी जो हेड है उसमें ऑफिस ज्वाइन किया उसने। बड़े शर्म की बात है। अक्यूज्ड को आप अलाउ कर रहे हो काम करने के लिए, तो कैसे ये प्रभावित नहीं होगा? उनके सारे प्रभाव दिख रहे हैं, सारे साक्ष्य दिख रहे हैं कि वो प्रभावशाली लोगों में।